अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोएनर्जेटिक्स की रिवीजन करेंगे और बायोएनर्जेटिक्स को एक शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बायोएनर्जेटिक्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बायोएनर्जेटिक्स इज अ ब्रांच which deals with the energy conversions and energy relationships in a body of the living organism, या मैं कह सकता हूँ इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि मैं ये कहूँगा कि बायोएनर्जेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो एनर्जी कन्वर्जन्स और एनर्जी रिलेशनशिप्स के दरमियान में डील करती है। और किस में डील करती है? इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक इंपॉर्टेंट बात कि जो बायोएनर्जेटिक्स की टर्म थी वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो बंदे थे वो थे एल्बर्ट सीजन। एल्बर्ट सीजन ने सबसे पहले बायोएनर्जेटिक्स की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। एमसीक्यूज के हवाले से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रखें, इंशाल्लाह आपके काम आएगी। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि जो बायोएनर्जेटिक्स है वो मेनली दो प्रोसेसेस के साथ डील करता है। नंबर वन इज फोटोसिंथेसिस और नंबर टू इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? देखिए, सबसे पहले हम ना फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं जो हमने रेगुलर क्लासेस में भी देखा था। देखिए, फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है। एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, जबकि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज हो। एक्सो मतलब एग्जिट। याद रखें कि एनर्जी कैप्चरिंग या एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम एंडरगोनिक प्रोसेस भी कहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन चूंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एक्सर्गोनिक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होते हैं वो एनाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट होती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर होते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। ठीक है, जबकि फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस में प्रोडक्ट्स आपकी ग्लूकोज होते हैं और ऑक्सीजन होती है, जबकि रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं। यानी कि इसको हम एक डायगोनल रिलेशनशिप कह सकते हैं। ठीक है, इनवर्स, यानी कि जिसमें फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट्स है वही प्रोडक्ट्स हैं रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में जो रिएक्टेंट्स है वही प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो डिपेंड करता है अपॉन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मौजूद होगा तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। जबकि रेस्पिरेशन के केस में क्लोरोफिल मौजूद हो या ना हो, रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी क्लोरोफिल है या नहीं है, रेस्पिरेशन होगी। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ फोटोसिंथेटिक सेल्स में होगी, जबकि रेस्पिरेशन तमाम सेल्स में होगी। क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी तो हर सेल को चाहिए, और वो क्या होती है, एटीपी, विच इज अ मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, छोटे से पॉइंट को। आप याद रखिएगा, जो वेन लिंग है उसका एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया गया, एफएससी की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, लेकिन ये एमडी कैट के हवाले से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बस हल्का सा ओवरव्यू है कि वेन लिंग ने पता लगाना था कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसे हम इनहेल भी करते हैं, वो आया कि कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है या फिर वाटर से आ रही है। उसने क्या किया कि प्लांट्स को दो ग्रुप्स बनाए, प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, और इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हिस्ट्री में सबसे पहले ऑक्सीजन का आइसोटोप प्रोड्यूस किया गया, O18, ऑक्सीजन 18। और ये बाद में कंक्लूजन भी निकाला गया उन प्लांट्स के ग्रुप्स में से कि ऑक्सीजन वाटर से आती है। ठीक है, यहां तक हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। तो फोटोसिंथेसिस क्या है जी? फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन में। यानी कि मैं ये कहूंगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट की एब्जॉर्प्शन से एनर्जी पुअर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स में, वो भी किसके होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं। इसकी इक्वेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। इसमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, जबकि प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, आपके ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है। इसी ऑक्सीजन को हम ह्यूमंस या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है रेस्पिरेशन के लिए इनहेल भी करते हैं। इसके अलावा याद रखें कि हमें पता ये चलता है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन से कि उसमें लाइट एनर्जी का अब्सॉर्ब किया जाएगा, और लाइट एनर्जी जो अब्सॉर्ब करेंगे वो कुछ खास बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन खास बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को हम पिगमेंट्स के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो मैं ये कहूंगा बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर एबल टू एब्सॉर्ब लैम्डा ऑफ 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, यानी कि मैं ये कहूंगा वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो वेवलेंथ्स को एब्सॉर्ब करते हैं, जिनकी वेवलेंथ कितनी होती है, रेंज कितने से कितने के दरमियान करती है, 380 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो पता ये चला कि पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर एबल टू एब्सॉर्ब 380 टू 750 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं। पिगमेंट्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जिनको हम नेसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी कहते हैं। कुछ होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, जो नॉन नेसेसरी पिगमेंट्स भी कहलाए जा सकते हैं। देखिए, नेसेसरी और एक्सेसरी या मेन और एक्सेसरी का डिफरेंस हम पहले भी देख चुके हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसा हम कपड़े पहनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनना हमारे लिए नेसेसरी है, मेन चीज है। लेकिन हाथों में घड़ी पहनना, अंगूठियां पहनना, लड़कियों ने ब्रेसलेट, जैसा लड़कियां ब्रेसलेट पहनती हैं, कड़े डाल लेती हैं, यानी कि ये ना भी डाले जाए तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है। यानी कि मैं ये कहूंगा कि जिन चीजों के बगैर हमारा गुजारा अच्छे तरीके से नहीं हो सकता, वो चीजें हमारे लिए नेसेसरी हैं, और वो चीजें जिनके बगैर गुजारा बासानी हो सकता है वो एक्सेसरी हैं। तो क्लोरोफिल ए एक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जिसके बगैर आप याद रखिएगा कि पौधों में तो नहीं होगी, पौधों में फोटोसिंथेसिस इसके बगैर नहीं होने वाली। पौधों की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बाकियों में कई बाकी जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल सियानोबैक्टीरिया, एल्गी वगैरह, उनमें दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, भी देखेंगे। तो मेन फोटो, बल्कि हम इसको पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं जो रेगुलर लेक्चर से। अभी मेन डिफरेंस को देखते हैं कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए है प्लांट्स के केस में, और ये किस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? वॉयलेट ब्लू, वी से वॉयलेट, बी से ब्लू। और क्लोरोफिल बी एक एक्सेसरी पिगमेंट है जो रिफ्लेक्ट करता है ऑरेंज रेड लाइट को। क्लोरोफिल ए में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है जी मिथाइल ग्रुप, जबकि क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। क्लोरोफिल ए का मोलेकुलर फॉर्मूला होता है CHONMG 557254, जबकि बी का जो मोलेकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है 557060 CHONMG। जबकि कैरोटीनॉइड्स भी कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला C40H56 होता है। अब याद रखिएगा कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल ए का कलर ब्लू ग्रीन होता है, रिफ्लेक्ट करता है वॉयलेट ब्लू कलर की लाइट को, जबकि इसके खुद का कलर जो होता है वो होता है ब्लू ग्रीन कलर। आप ये भी याद रखिएगा कि क्लोरोफिल बी रिफ्लेक्ट करता है ऑरेंज और रेड कलर की लाइट को, लेकिन ये खुद जिस कलर का होता है वो कलर होता है येलो एंड ग्रीन कलर। ठीक है। तो यहां तक पिगमेंट्स के हवाले से भी कुछ हमने काफी तक डिस्कस कर लिया। आखिरी पिगमेंट है एक्सेसरी पिगमेंट्स है। एक्सेसरी पिगमेंट में कौन आ जाता है? कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये है कि टर्पिनॉइड्स होते हैं। टर्पिनॉइड्स लिपिड की कैटेगरी है, और ये लिपिड्स की उन कैटेगरीज में से है जो पॉलीमर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी कि मैं ये कहूंगा कि टर्पिनॉइड्स ऐसी वाहिद कैटेगरी है जो पॉलीमर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स। आइसोप्रीन यूनिट को हम 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ये टेट्रा टर्पिनॉइड्स होते हैं। अभी टेट्रा टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं? कुछ टेट्रा कहते हैं वैसे 4 को। अच्छा, अगर टेट्रा टर्पिनॉइड्स हो सकते हैं, फिर मोनोटर्पिनॉइड्स भी हो सकते हैं, डाइटरपीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जी ट्राइटरपीन्स भी हो सकते हैं, अभी देखते हैं इनके बारे में। मैंने बस आपको छोटा सा एक आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट किया, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ली हैं उनको पता होगा। तो कैरोटीनॉइड्स का जो कलर होता है वो ऑरेंज रेड कलर का होता है। कैरोटीनॉइड्स दो तरह के होते हैं। कैरोटीनॉइड्स में सबसे पहली टाइप कैरोटीन आ जाती है और ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड्स और कैरोटीन मिलते जुलते अल्फाज जरूर हैं, लेकिन ये एक नहीं है, इसलिए इन दोनों को आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। तो इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि कैरोटीनॉइड्स जो ऑरेंज रेड कलर के होते हैं उनकी 2 टाइप्स होती हैं। इसमें कैरोटीन आ जाती है, और नंबर 1 इज द कैरोटीन, जबकि नंबर 2 इज द ज़ैंथोफिल। कैरोटीन का जो कलर होता है वो ऑरेंज रेड होता है, जबकि ज़ैंथोफिल्स का कलर येलो होता है। कैरोटीन की एक अच्छी एग्जांपल बीटा कैरोटीन आ जाती है, जबकि ज़ैंथोफिल्स की एक अच्छी एग्जांपल ल्यूटीन आ जाती है। आपने याद रखना है कि ज़ैंथोफिल्स फर्दर 2 तरह के होते हैं। जिसमें सबसे पहली अच्छी टाइप क्या है? ज़ीज़ैंथीन, और दूसरी टाइप है फ्यूकोज़ैंथीन। ज़ीज़ैंथीन का जो मोलेकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C40H56 का और O2, और
फ्यूकोजेंथिन का मोलेकुलर फॉर्मूला C4856O6। आपने एक बात और याद रखनी कि जो ज़ैंथोफिल्स हैं वो खुद किससे बने हैं, वो कैरोटीन से ही बने हैं। अगर कैरोटीन में ऑक्सीजन की एडिशन कर दी जाए तो नतीजे में क्या बन जाएंगे, ज़ैंथोफिल। यानी कि मैं ये कहूंगा कि ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स क्या होते हैं, ज़ैंथोफिल्स। पिछले लेक्चर में ये बात भी हो चुकी है। फ्यूकोजेंथिन का जो कलर होता है जी वो ब्राउन कलर होता है। अच्छा, अब चलते हैं फोटो सिस्टम की तरफ। ये सारी बातें इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अच्छे तरीके से एक बार गो थ्रू कर सकें, एक बार पढ़ सकें। तो फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं, देखें, अगर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स इस तरह के बहुत से पिगमेंट्स को मिला दीजिए तो नतीजे में जो गुच्छा बन जाएगा, एक क्लस्टर बन जाएगा, उनको हम क्या कहेंगे, फोटो सिस्टम्स कहेंगे। यानी कि मैं ये कहूंगा कि क्लस्टर ऑफ फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स या फोटो पिगमेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम्स कहते हैं। फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, नंबर 1 इज फोटो सिस्टम 1, नंबर 2 इज फोटो सिस्टम 2। और इनको 1 और 2 पहले भी बात हो चुकी है, इस बुनियाद पे नहीं कहा जा रहा कि पहले कौन आता है। इनके सीक्वेंस की बुनियाद पे इनको फोटो सिस्टम 1 और 2 नहीं कहा जा रहा, बल्कि इस वजह से कहा जा रहा है कि इनमें से फोटो सिस्टम 1 इसलिए क्योंकि वो पहले डिस्कवर हुआ, 2 इसलिए है क्योंकि बाद में डिस्कवर हुआ। फोटो सिस्टम 1 वेवलेंथ तो 700 नैनोमीटर्स की एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। फोटो सिस्टम 1 अगर जब वेवलेंथ बड़ी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये जो एनर्जी रखेगा अपनी वो लो होगी। क्यों? इसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। वो जवाब हमें किस तरह से मिलता है, प्लांक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग। प्लांक्स क्या कहता है, प्लांक्स इक्वेशन क्या है? देखिए, प्लांक्स की थ्योरी तो बहुत लंबी है ना, आपने पढ़ी होगी, इसको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं, जो बराबर होती E इज इक्वल टू HF। तो इसके मुताबिक मोर विल बी द एनर्जी, मोर विल बी द फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी की जगह अगर आपने जो इक्वेशन पढ़ी होगी V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो ये पुट करके देखें तो एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स का रिलेशन आएगा। तो यानी कि मैं ये कहूंगा मोर विल बी द एनर्जी, मोर विल बी द फ्रीक्वेंसी, बट मोर विल बी द एनर्जी देन लेस विल बी द वेवलेंथ। ठीक है ना? मोर विल बी द एनर्जी, लेस विल बी द वेवलेंथ, या लेस विल बी द एनर्जी, मोर विल बी द वेवलेंथ। तो आप देख सकते हैं कि फोटो सिस्टम 1 की जो वेवलेंथ है वो अगरचे ज्यादा है, लेकिन इसकी एनर्जी खुद की क्या होगी, वो लो होगी। जबकि फोटो सिस्टम 2 की अगर जब वेवलेंथ, वो कम वेवलेंथ वाली लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसकी खुद की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एनर्जी और वेवलेंथ। आपने बात याद रखनी है कि ड्यूरिंग जी स्कीम जो फोटो सिस्टम 1 होता है, इट मस्ट बी प्लेस ऑन हाई लेवल इन द जी स्कीम। यानी जी स्कीम में फोटो सिस्टम 1 को आपने हाई लेवल पे प्लेस करना है। ठीक है? अच्छा, अब कैरोटीनॉइड्स के हवाले से कुछ बातें हमें पता है। कैरोटीनॉइड्स टर्पेनॉइड्स होते हैं, और टर्पेनॉइड्स ऐसी लिपिड्स की कैटेगरी है जो पॉलीमर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये मोनोमर्स, जिन मोनोमर्स से बने होते हैं उनको हम आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। आइस और पी से मुराद है, आईपी स्टैंड्स फॉर आइसोप्रीन यूनिट। देखें, अगर दो आइसोप्रीन यूनिट हो तो बनने वाले टर्पेनॉइड को हम कहेंगे मोनोटर्पीन। देखें इधर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी मैंने लिखा है ना, यानी ये वाले अल्फाज 2, 4, 6 आइसोप्रीन यूनिट्स, इनको आपने 2 पे डिवाइड करते जाना है, तो नतीजे में जितना भी मोनोटर्पीन जो भी टर्पीन बनेगा उसके बारे में आपका आंसर आ जाएगा। मोनोटर्पीन बन रहा है, डाइटर्पीन बन रहा है, ट्राई बन रहा है, अभी देखते हैं। मसलन मैं कहता हूं कि एक टर्पेनॉइड है और कितने आइसोप्रीन यूनिट से बना है, कितने मोनोमर से बना है, 2 आइसोप्रीन यूनिट। तो 2 को आप डिवाइड करते हैं 2 पे, नतीजे में 1 आ जाएगा, और 1 को हम मोनो भी कहते हैं। ठीक है ना? ये बायोलॉजिकल साइंसेस में या दूसरी साइंसेस में। ठीक है? इसी तरह 4 आइसोप्रीन यूनिट से बनने वाले टर्पेनॉइड को हम क्या कहेंगे, डाइटर्पीन। आप 4 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर 2 आ जाएगा, और 2 को हम डाई भी कहते हैं, तो डाइटर्पीन। अब 6 आइसोप्रीन यूनिट है, 6 आइसोप्रीन यूनिट से बनने वाले कैरोटीन का कैसे पता चलेगा? आप 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 को हम ट्राई भी कहते हैं। इसी तरह जो टर्पेनॉइड कैरोटीनॉइड से वो 8 आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं, 8 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 को हम टेट्रा भी कहते हैं। यानी कि कैरोटीनॉइड्स टेट्रा टर्पीन्स होंगे। ठीक है? और आइसोप्रीन यूनिट को अगर हम आयुपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम दें तो इसका नाम होगा 2-methyl-1,3-butadiene। ठीक है? तो यहां तक आपका जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को रिवाइज करने के लिए जो चीजें जरूरी थी वो हमने पढ़ ली। अब हम फौरन जा रहे हैं जी स्कीम की तरफ। तो देखिए, जी स्कीम ही तो वो है जिसने एटीपी की प्रोडक्शन करनी है, जिसने ग्लूकोज बनाने की तरफ तमाम प्रोसेस को रुजू करवाना। ठीक है ना? जी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जी स्कीम में क्या होता है, एक फोटो सिस्टम 1 हो जाता है, एक फोटो सिस्टम 2 हो जाता है। ये है आपका फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2,
और इसको जरा साफ करके लिख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका फोटो सिस्टम 2। इंशाल्लाह ये जो लेक्चर्स होंगे ना वन शॉट वाले, ये आपकी अच्छी रिवीजन करवा देंगे। मेरी कोशिश होगी कि एक मैं प्रैक्टिस लेक्चर भी बनाऊं, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी इसके रिलेटेड अपलोड करूं। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 आ जाता है, उसके बाद आपका फोटो सिस्टम 1 आता है। ठीक है ना, फोटो सिस्टम 1। ठीक है, देखिए फोटो सिस्टम 2 के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। इसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होती है, जबकि इसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। फोटो सिस्टम 1 की एनर्जी क्या होगी, लो होगी। एनर्जी को मैं येलो से रिप्रेजेंट कर देता हूं, आप इस बात को उम्मीद है समझ जाएंगे। इसकी एनर्जी डाउन कर रहा हूं, ये लो होगी, और फोटो सिस्टम 2 की एनर्जी हाई होगी। अच्छा, अगर हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ें तो बोहर क्या कहता है कि अगर एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो और वो एक शेल में घूम रहा हो, तो तब तक वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा जब तक वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप ना कर जाए। सपोज करें कि ये एनर्जी हमने दी इस इलेक्ट्रॉन को और अपने घूमने वाले शेल से जरा जंप करके हार शेल में चला गया और इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस उसी शेल में आएगा तो उसी एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यानी कि पता ये चला कि एनर्जी रिलीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में होना चाहिए, तभी जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो उसी एनर्जी को रिलीज कर देगा जो उसने हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए एब्जॉर्ब की होगी। तो यही प्रोसेस सेम हमने इसी फिनोमेना को अप्लाई करना है। देखिए फोटो सिस्टम 2 को इसलिए पहले लिखते हैं हम जी स्कीम में क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है, और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाएगा जिसकी एनर्जी लो है, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जाते हुए एनर्जी रिलीज करेगा, और जिस एनर्जी को ये रिलीज करेगा वही इस्तेमाल होगी आपकी एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो होता क्या है कि जो ही लाइट फोटो सिस्टम 1 पे पड़े हुए फोटो पिगमेंट्स पे पड़ती है तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स जो ही एक्साइट होते हैं उनको एक्सेप्ट करने वाला होता है फियोफाइटिन, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम से हम सब जानते हैं। ठीक है, फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं प्लास्टोक्यूनॉन की तरफ। बेसिकली फोटो सिस्टम 1 और 2 के दरमियान कुछ इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स होते हैं जिनके नतीजे में क्या बन जाती है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन जाती है। तो होता क्या है कि प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन की तरफ जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाते हैं। फोटो सिस्टम 1 में फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, उनको फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जिसको फियोफाइटिन भी कहते हैं। वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फेरोडॉक्सिन की तरफ, फेरोडॉक्सिन से NADPH रिडक्टेज की तरफ। ठीक है, तो होता क्या है कि बेसिकली जो प्लास्टोक्यूनॉन है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रखने वाली प्रोटीनिशियस इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स होते हैं जिनमें दो तरह के साइटोक्रोम्स मौजूद हैं, साइटोक्रोम B6 और इसके अलावा साइटोक्रोम FP होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स हैं, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में तो 2 इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स हो गए, 1 और 2, कितने, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में B6, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। ठीक है, 2 ये हो गए, एक प्लास्टोसाइनिन हो गया और एक प्लास्टोक्यूनॉन हो गया। तो कितने हो गए जी, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉनिक कैरियर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, किसके दरमियान, फोटो सिस्टम 1 और 2 के दरमियान। इसके अलावा फेरोडॉक्सिन और NADP रिडक्टेज एक अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ जाते हैं जो कहां से शुरू होती है, फोटो सिस्टम 1 से। ठीक है, NADP रिडक्टेज से पहले, NADP रिडक्टेज की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एक एंजाइम है, और कौन सा एंजाइम है जिसमें क्या, कौन सी प्रोटीन है, जिसमें एक प्रोटीन है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैवोप्रोटीन। ठीक है, यहां तक ये बात भी क्लियर हो जाती है। अच्छा, हम जानते हैं, हमें आगे बढ़ने से पहले मेरा ये जाती ख्याल है कि हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो आपको पता होगा, क्वेश्चन 20 साल MD-CAT में इससे रिलेटेड आया था। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं जी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन किसको कहते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कर लें इस पे आया प्लास्टोक्यूनॉन की तरफ, तो प्लास्टोक्यूनॉन में ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही रिडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, आप AR से याद रख सकते हैं, AR से, A फॉर एडिशन, R फॉर रिडक्शन। तो जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो जो ही इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन में ऐड होंगे, प्लास्टोक्यूनॉन की रिडक्शन हो जाएगी, और जो ही इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन को छोड़ के साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में ऐड होंगे तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में एडिशन की वजह से तो रिडक्शन हो जाएगी,
लेकिन प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसियानिन में एंटर होंगे, जो ब्लू कलर कॉन्टेनिंग कॉपर कॉन्टेनिंग प्रोटीन होती है, इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं, यानी प्लास्टोसाइनिन की रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स आ कहां से रहे होंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां तक आपकी जी स्कीम जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। NADP रिडक्टेज एक फ्लैवोप्रोटीन एंजाइम है, ठीक है। तो अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है कहां से कहां, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ। इस रीजन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखें, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो तब ये वो स्टेप होता है जिसमें एनर्जी रिलीज की जाती है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। और इसी एनर्जी को हम एटीपी बिल्कुल नहीं कहते, अक्सर स्टूडेंट्स ये ख्याल कर लेते हैं ये एनर्जी एटीपी नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी ही है, बस जो एब्जॉर्ब की थी वही रिलीज कर दी, ठीक है। इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में, ये लाइट एनर्जी ही है बेसिकली, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा केमिकल एनर्जी में, और वो होगी आपकी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बाय द प्रोसेस फोटोफॉस्फोरिलेशन, या मैं ये कह सकता हूं बाय द मैकेनिज्म केमियोस्मोसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जबकि मैकेनिज्म क्या है, केमियोस्मोसिस का, ठीक है। तो यही बात मैंने यहां लिखी है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। अच्छा, आपने एक और बात भी याद रखनी है कि फोटो सिस्टम और फोटोसिस्टम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से बने हैं, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्या मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में तो क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स हैं, और क्लोरोफिल किसमें मौजूद होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स किसमें होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में। सपोज करने ये वही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स है, ये क्लोरोप्लास्ट जिसमें बाहर स्ट्रोमा है और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स वगैरह है जो ग्रैनम बना रही है, ठीक है। तो ये जो ग्रैनम जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये जो खाली खाली जगह आ रही है, इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमेन या फिर थाइलाकॉइड इंफीरियर स्पेस। यहीं पे एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसको हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की तोड़फोड़ की जा रही होती है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे सूरज की रोशनी की वजह से फोटो सिस्टम 2 से, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए थे, और इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फोटो एक्टिवेशन। तो फोटो एक्टिवेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए थे फोटो सिस्टम 1 से, तो लूज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की कुछ जगह बन गई है किसमें, फोटो सिस्टम 2 में, और इस जगह को पुर करना है। तो इस जगह को पुर करने के लिए हमारा भाई आता है जिसको हम वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहीं पे ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाती है, ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है और ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है, और इसी ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और ऑक्सीजन को निकालने के लिए मैं ये भी कह सकता हूं कि वाटर को स्प्लिट करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर किसमें होगी, ल्यूमेन में होगी, खाली जगह को कहते हैं ल्यूमेन या थाइलाकॉइड इंफीरियर स्पेस, ठीक है, और फोटो सिस्टम 2 के ल्यूमेन में होगी। मेरा आपसे सवाल है कि अगर किसी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में क्या रिलीज नहीं होती, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, फर्ज कर ले, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होती? जी बिल्कुल कह सकते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर किसमें होती है, फोटो सिस्टम 2 की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के ल्यूमेन में। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रही, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि क्या मौजूद नहीं है, फोटो सिस्टम 2 ही नहीं है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के जरिए ही तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के जरिए तो ऑक्सीजन भी एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहां तक एक इंपॉर्टेंट बात होगी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंशाल्लाह इसको कभी डिस्कस भी करेंगे मजीद। तो मैं पहले बता चुका हूं कि प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, इसी एनर्जी को यूज किया जाता है एटीपी बनाने के लिए, और एटीपी क्या है, मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मेजर एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल। प्रोसेस होगा एटीपी बनाने का फॉस्फोरिलेशन, और चूंकि ये प्लांट्स में हो रहा है, और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस लाइट की मौजूदगी में होगी, और लाइट की मौजूदगी में ही एटीपी की प्रोडक्शन भी हो रही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन दो तरह की होती है, एक होती है जी साइक्लिक, नंबर 1 इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नंबर 2 इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। द फोटोफॉस्फोरिलेशन ड्यू टू द साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, उसको हम कहेंगे
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जबकि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की वजह से जो फॉस्फोरिलेशन होगी वो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फॉस्फोरिलेशन होगी, फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखिए साइकिल का क्या मतलब है कि फर्ज कर लें किसी शख्स ने इस पॉइंट से मूव करना शुरू किया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो हम कहेंगे उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। यानी जिस जगह से ट्रैवलिंग शुरू की वहीं पे आके आपको ट्रैवलिंग बंद भी करनी होगी। यहाँ पे अगर देखिए इसी स्कीम में तो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से अपना ट्रैवल शुरू करता है, लेकिन खत्म फोटो बल्कि एनएडीपी रिडक्टेज पे होता है, एनएडीपीएच रिडक्टेज पे होता है। तो क्या जहां से शुरू किया था वहां पे आ गया? बिल्कुल नहीं, शुरू हुआ था फोटो सिस्टम 2 से, जर्नी खत्म हो रही है एनएडीपीएच रिडक्टेज में। तो क्या है? साइकिल है? नहीं, ये साइकिल नहीं है। साइकिल के लिए तो जिस पॉइंट पे शुरू करते हो वहीं पे आना जरूरी होता है। तो क्या इस इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को नॉन साइक्लिक कहेंगे या नॉन साइक्लिक? बिल्कुल नॉन साइक्लिक कहेंगे। और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो में जो एनर्जी रिलीज की जाएगी उसको कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी में, और एटीपी को क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन, एटीपी की प्रोडक्शन को। और चूंकि ये फोटोफॉस्फोरिलेशन या फॉस्फोरिलेशन एटीपी प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की वजह से हो रही है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, आपने याद रखना है कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो या फोटोफॉस्फोरिलेशन ज्यादा प्रेफरेबल होती है क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, एटीपी भी मिलती है, एनएडीपीएच भी मिलती है, जबकि साइक्लिक नॉन प्रेफरेबल होती है। क्यों? और ये क्योंकि इसमें सिर्फ हमें एटीपी मिलती है, ये बात मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। और इसमें ये होती क्यों है? एक मेन रीजन है ड्यू टू लो लेवल ऑफ एटीपी। आपकी बुक में लिखा होगा व्हेन क्लोरोप्लास्ट रन्स ऑन लो लेवल ऑफ एटीपी, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एटीपी लो है तो क्या ज्यादा है? एनएडीपीएच। ठीक है, यानी जब एनएडीपीएच की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हो जाएगा, या एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तब भी साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। एक आखिरी बात कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक फ्लो में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2 आर इन्वॉल्व। अब मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, एटीपी प्रोडक्शन का, केमी ऑस्मोसिस का जो है। देखें इस प्रोसेस के बारे में जिस थ्योरी पेश की थी वो थे पीटर मैचल। और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय द प्रोटॉनिक मूवमेंट, एच फॉर प्रोटॉन, एनाइनिक, प्रोटॉनिक मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं? केमी ऑस्मोटिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्ट्रोमा फर्स्ट कर लिया आपका क्लोरोप्लास्ट है जिसमें 60% वॉल्यूम लिया होता है स्ट्रोमा ने, और स्ट्रोमा में मौजूद होते हैं वाफर मिकदार में हाइड्रोजन आयंस। इन हाइड्रोजन आयंस को थालक और ल्यूमन में पंप कर दिया जाता है। एक्टिव पंपिंग क्या होगी? एक्टिव। और जब अंदर चले जाते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, और फिर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन की वजह से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाते हैं। और जब ये मूव करते हैं तो ये दरवाजे से गुजरते हैं जिसको हम एटीपी सिंथेज के नाम से जानते हैं। और एटीपी सिंथेज को मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, जो दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है, F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल का जो मुंह होता है वो स्ट्रोमा की तरफ होता है, ये आपने याद रखना है। तो देखें होता क्या है कि जब ये फर्ज कर ली जी स्कीम में जो दायरे बनाए हैं, ये गोल गोल दायरे हैं ना, ये फर्ज कर ली जी स्कीम में होता क्या है कि जब जी स्कीम में जो इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स होते हैं हम जानते हैं उनमें साइटोक्रोम्स भी मौजूद है, और इसके अलावा साइटोक्रोम्स प्रोटीन भी रखती हैं, और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स भी प्रोटीन्स रखते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है ना तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से इन प्रोटीन्स की शेप्स में चेंजेस आ जाते हैं, और ये जो चेंजेस आते हैं ये प्रोटॉन की पंपिंग में बड़े इफेक्टिव होते हैं, जिस वजह से प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से पंप कर दिया जाता है टुवर्ड्स थालक और ल्यूमन, या मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स इनसाइड प्रोटॉन्स को पंप कर दिया जाता है। यानी कि मैं ये कहूंगा कि केमी ऑस्मोसिस व्हिच इज अ प्रोसेस थ्योराइज्ड बाय द पीटर मैचल इज अ प्रोसेस इन व्हिच द hydrogen ions are pumped from outside towards inside of the thylakoid membrane, from stroma towards thylakoid lumen, from stroma towards thylakoid inferior space, and then they move along their concentration gradient through the ATP synthase which consists of F0 and F1 particles। ठीक है, इसको ऑक्सीजोम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो यहां तक ये खत्म हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। प्रोडक्ट्स क्या मिली हमें? एटीपी भी मिल गई। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस, जब प्रोटॉन गुजरेंगे एटीपी बनेगी, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच के क्या बना देता है? NADPH रिडक्टेज की मदद से NADPH बना देता है। यानी हमें क्या मिल गया? NADPH भी मिल गया, NADPH भी मिल गया। और इसके अलावा फोटोलिसिस ऑफ वाटर में ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, तो एक और चीज मिल गई, ऑक्सीजन भी मिल गई। यानी कि मैं ये कहूंगा कि ये जो लाइट इन्वॉल्विंग वाला रिएक्शन था, या मैं कह सकता हूँ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, उसमें तीन चीजें मिलती हैं। नंबर 1 इज द एटीपी, नंबर 2 इज द एटीपी NADPH, और नंबर 3 आपकी क्या है जी? ऑक्सीजन है। नंबर 3 आपका क्या है? ऑक्सीजन है।
ठीक है, तो अब हम मजीद देर किए बगैर कैल्विन साइकिल की तरफ रुजू करते हैं। ठीक है, तो कैल्विन साइकिल क्या है? ठीक है, कैल्विन साइकिल को C3 पाथवे भी कहते हैं और हम जानते हैं कि कैल्विन साइकिल वो मेजर रोल प्ले करता है जिससे प्लांट्स को ग्लूकोज मिलेगी, जिससे प्लांट्स को खुराक मिलने वाली। कैल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे कहते हैं। कैल्विन साइकिल को जिसने इंट्रोड्यूस करवाया वो हस्ती थी आपके कैल्विन बेंसन भाई की, और कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, सॉरी कैल्विन मेल्विन थे जिनके साइकिल को कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहा जाता है, और इनको इसी कैल्विन साइकिल के लिए 1961 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। इन्होंने इस साइकिल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पेश किया था। ठीक है, तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 इज अ कार्बन फिक्सेशन, नंबर 2 इज अ रिडक्शन एंड नंबर 3 इज अ रीजनरेशन। ओके, तो देखते हैं होता क्या है कि जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट होता है वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो रुबिस्को की मौजूदगी में 3 रुबिस्को एक एंजाइम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे मैंने इसको लिखा नहीं, आर लिख लो, आर स्टैंड फॉर रुबिस्को विच इज एन एंजाइम नॉन एज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। होता क्या है कि 3 मॉलिक्यूल्स आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो मिल जाते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ और नतीजे में एक 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है विच इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल स्पीशी। और अनस्टेबल स्पीशी की जगह हम कह सकते हैं कि इट इज एन हाई एनर्जी कंपाउंड। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जिस चीज की भी एनर्जी हाई होगी वो एक अनस्टेबल चीज होगा, कंपाउंड होगा, स्पीशी होगा। तो ये टूट जाता है अनस्टेबिलिटी की वजह से सेंटर से, और पहले थे 3 मॉलिक्यूल्स 6 कार्बन वाले कंपाउंड के, अब बन जाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन वाले कंपाउंड के। ठीक है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे जिसको हम जानते हैं फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के नाम से या फॉस्फोग्लिसरेट। पहले भी बता चुका हूं कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जिस वर्ड के एंड में भी एड आ जाए इसका मतलब वो एसिड है। केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि अल्केन्स की ऑक्सीडेशन करें तो अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर रिवर्स चले जाएं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पहले ऑक्सीडेशन कर रहे थे, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करते तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, कीटोन्स की रिडक्शन कर दें तो अल्कोहल्स, और या एल्डिहाइड्स की भी रिडक्शन कर दें तो अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स की फर्दर रिडक्शन कर दें तो अल्कीन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की रिडक्शन तो अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की रिडक्शन तो अल्कीन्स। तो यही होने वाला है कि हमने ग्लूकोज बनानी है, और ग्लूकोज एक एल्डिहाइड, एक शुगर है, एल्डो शुगर है, और एल्डिहाइड बनाना है हमने इस एसिड से, तो हमें इस एसिड की रिडक्शन करनी पड़ेगी। रिडक्शन करने के लिए हम रिड्यूसिंग पावर को यूज करेंगे जो है NADPH की। इसके अलावा फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट में 6 ATP ऐड करवाया जाता है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 6 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन वाले कंपाउंड में जिसका नाम है 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की कर दी जाती है रिडक्शन, इसमें से 6 फॉस्फेट ग्रुप्स को रिमूव भी कर दिया जाता है। नतीजे में हमारी ट्रायोल शुगर जिसको हम ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के नाम से जानते हैं वो बन जाती है। एक हमें आउटपुट के तौर पे हासिल हो जाती है, ना उसमें क्वेश्चन भी आया था। तो आउटपुट क्या होती है कैल्विन साइकिल की? ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विच इज अ ट्रायोल शुगर 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। पीछे बच जाते हैं 5 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन वाले कंपाउंड के, 5 मॉलिक्यूल्स ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, 5 मॉलिक्यूल्स ट्रायोसिस के। इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, रीअरेंज कर दिया जाता है 3 मॉलिक्यूल में, बिल्कुल रिवर्स। पहले थे 5 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन वाले, अब बन जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स 5 कार्बन वाले राइबोलोज फॉस्फेट की। उसकी कर दी जाएगी फॉस्फोराइलेशन, 3 ATP से ADP बना दिया जाएगा और फॉस्फेट को इसमें ऐड करवा दिया जाएगा। नतीजे में क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा? राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ठीक है, और साइकिल वहीं से शुरू हो जाएगा जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए। ठीक है, तो यहाँ जब फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड होता है आपकी कार्बन फिक्सेशन कंप्लीट हो जाती है। जब ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है तो आपकी रिडक्शन भी कंप्लीट हो जाती है, और जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट अगेन बनता है तो क्या कंप्लीट हो जाता है? रीजनरेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया है फोटोसिंथेसिस के हवाले से, प्लांट्स के हवाले से। आपने एक बात याद रखनी है कि चूंकि कैल्विन साइकिल में सिर्फ एक ट्रायोस हासिल हो रही है, जबकि मेजर रेस्पिरेटरी फ्लूइड ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ग्लूकोज, और ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो चूंकि इधर ट्रायोस प्रोड्यूस हो रही है 3 कार्बन वाली, तो हमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज चाहिए। तो फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैल्विन साइकिल शुड रन 2 टाइम्स। फॉर 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल कैल्विन साइकिल आल्सो शुड रन 2 टाइम्स, और फॉर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैल्विन साइकिल शुड रन 4 टाइम्स। आप आगे से मजीद कैलकुलेशंस को कर सकते हैं यूनिटी मेथड लगा के, जो मुझे उम्मीद है आपने
फिजिक्स वगैरह में लाजमी सीखा होगा, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर के इसी हवाले से थे। ठीक है, रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन की तरफ चलते हैं। जो मेजर टॉपिक होगा बायोएनर्जेटिक्स का, रेस्पिरेशन को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। देखिए, एक होती है फिजिकल रेस्पिरेशन, एक होती है नंबर 2 इज द केमिकल रेस्पिरेशन। फिजिकल रेस्पिरेशन ब्रीथिंग, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि केमिकल रेस्पिरेशन की बात करूं तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि बेसिकली हमारी जो फूड होती है ना, वो ऑर्गेनिक फूड होती है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होती है। तो ऑर्गेनिक फूड में कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं, केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसी केमिकल बॉन्ड की ब्रेकेज को ब्रेक किया जाता है, केमिकल बॉन्ड को तोड़ा जाता है और इसमें मौजूद पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एटीपी में, विच इज अ मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, विच इज अ मेजर एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी केमिकल सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करूं तो इसमें बेसिकली तीन चीजें आ जाएंगी, तीन इवेंट्स आ जाएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी, ठीक है, और ये ऑक्सीजन की एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगी। ठीक है ना, टिक से मुराद होगी, क्रॉस से मुराद नहीं होगी। इसमें मेजर इवेंट्स ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के आ जाते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो भी फर्दर दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं उन एंजाइम्स की मदद से जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिक्रीट किए एंजाइम्स की वजह से होता है। ठीक है, यानी मैं ये कहूंगा कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से सिक्रीट किए गए हुए एंजाइम की मदद से चलाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरियाज में होती है। ठीक है, बैक्टीरियाज की बॉडी में होती है। इसके अलावा हमारे मसल्स भी होती है, मसल फटीग भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से होती है। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर बात करूं तो ये यीस्ट में होती है। ये कहाँ पर होती है? यीस्ट में। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। एक और बात याद रखनी कि चाहे लैक्टिक हो जाए चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाए, दोनों में पायरुवेट की क्या होगी? रिडक्शन। दोनों में क्या होगा? पायरुवेट इज रिड्यूस। मैं ये लिख देता हूं कि जो पायरुवेट होगा, पायरुवेट, वो क्या होने वाला है जी? रिड्यूस होने वाला। पायरुवेट की रिडक्शन होगी, ये बात आपने याद रखनी है। जबकि क्रेब्स साइकिल में पायरुवेट की हमेशा क्या होगी? ऑक्सीडेशन। क्रेब्स साइकिल में पायरुवेट की रिडक्शन होगी। ये बात आप याद रखनी है, दूसरे बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अल्कोहलिक हो चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, पायरुवेट ने हमेशा क्या होना है? रिड्यूस। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल से पहले जो लिंक रिएक्शन आता है उसमें पायरुवेट ने क्या होना है? ऑक्सीडाइज। तो मजीद देखते हैं, चलते हैं जी ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की तरफ चलने से पहले तो मेजर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं जो क्रेब्स साइकिल में आपको देखने को अक्सर औकात मिलते हैं। इनमें जीटीपी आ जाती है, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा इनमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी आ जाती है। गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो गवानीन होती है, जबकि इसमें एडेनिन होती है। देखिए, गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट का काम है सेल सिग्नलिंग। एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान राब्ते का काम कौन करता है? गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट। जबकि एटीपी मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल है। ग्लाइकोलाइसिस की तरफ चलेंगे तो देखें जी, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो साइटोसोल में होगा। इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? साइटोसोल में होगा या साइटोप्लाज्म में होगा। वेरी स्पेसिफिक बात करें तो साइटोप्लाज्म में कौन से हिस्से में होगा? साइटोसोल में होगा। ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज आता है आपके सेल के साइटोसोल में, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम हेक्सोकाइनेज कहते हैं। यहाँ पे हेक्सोकाइनेज आना था और हेक्सोकाइनेज का एक्टिवेटर होता है मैग्नीशियम। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो इस पे एक और एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज। नाम से जाहिर है ये क्या करने वाला है? आइसोमेराइजेशन। और ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज। हम ये जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो दोनों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक्ट करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है आपके फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट में।
फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट पे फर्दर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको स्प्लिट करता है, यानी एल्डोलेज एक ऐसा एंजाइम है जो स्प्लिटिंग का काम करेगा, जो किसका काम करेगा, स्प्लिटिंग का काम करेगा, स्प्लिट कर देता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक कीटो शुगर है और ये ट्रायोजेज है, ये भी 3 कार्बन वाली शुगर है, जबकि G3P ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक एल्डो शुगर है। ठीक है, ये क्या है जी, एक एल्डो शुगर है। ये इसको एक बार जी जरा साफ सुथरा करके लिख लेते हैं। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या है, एक एल्डो शुगर है, लेकिन माशाल्लाह से साफ अब भी नहीं लिखा गया। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये पी है, ये पी मैंने सही नहीं लिखा माजरत के साथ। तो ये बनते हैं जब तो आपका प्रेपरेटरी फेज खत्म हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस का। दो फेजेस होते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस के, एक होता है प्रेपरेटरी फेज, एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव फेज, जिसको हम क्या कहते हैं, पेओ फेज भी कहते हैं, और प्रेपरेटरी फेज को हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फेज मेरी अपनी टर्म है, कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है इन द बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें 2 एटीपीज को क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जा रहा है ना। देखिए मैंने यहाँ एटीपीज लिखे नहीं है क्योंकि रिव्यू में मैंने इस बात पे इतनी तवज्जो नहीं दी। आप एक बार देखें कि देखें ना, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी इसमें एक फॉस्फेट की एडिशन की जा रही, तो कौन करेगा, एटीपी करेगा, यानी एटीपी खर्चा जा रहा है यहाँ पे। इसी तरह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में ऐड किया कन्वर्ट किया जा रहा है। तो पहले सिर्फ छठे कार्बन पे फ्रक्टोज, आप पहले कार्बन पे भी आ गए, तो एक और फॉस्फेट ग्रुप आया, कहां से आया जी, आपके एटीपी से, फिर एक एटीपी खर्च किया गया, तो इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट फेज भी कहते हैं। फिर क्या होता है कि ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। नतीजे में बन जाते हैं 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट पे एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड काइनेज। नतीजे में बन जाता है बीपीजी है, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड में फॉस्फोग्लाइसरोमेटेज एंजाइम एक्ट करता है जिसकी म्यूटेशन कर देता है और तीसरे कार्बन पे मौजूद फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है दूसरे कार्बन की जानिब, और फिर इस पे एक एंजाइम फर्दर एक्ट करता है जिसको हम कहते हैं पायरुवेट काइनेज। असल में होता क्या कि बेसिकली जब जो फॉस्फोग्लाइसरोमेटेज होता है ना, वो एक्ट करता है ना फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड पे, तो इसको कन्वर्ट कर देता है 2 फॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और यहाँ पे क्या होता है, असल में यहाँ पे आपकी रिमूवल ऑफ वाटर होती है। रिमूव यानी कि मैं ये कहूंगा कि फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड या टू फॉस्फोग्लाइसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट बाय द डिहाइड्रेशन। कौन सा प्रोसेस होगा, डिहाइड्रेशन। फिर होता क्या है कि नतीजे में फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है जिसपे एक एंजाइम एक्ट करता है पायरुवेट काइनेज। नतीजे में पायरुवेट बन जाता है जिसको हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। पायरुविक एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप और एक आपका ग्रुप है जी एसिटाइल ग्रुप। यहां तक आपकी ओपी फेज भी खत्म हो गई है, ऑक्सीडेटिव फेज। उसके बाद हम चलते हैं लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में यही इन्वॉल्व है पायरुवेट और पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड की मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रैब साइकिल चलाने के लिए लिंक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुवेट की क्या हो जाती है, रिडक्शन। ठीक है, तो यहां तक आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। होता क्या है कि लिंक रिएक्शन में इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इट लिंक्स द ग्लाइकोलाइसिस विद द क्रेब्स साइकिल। सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, पीछे एसिटिक एसिड बना दिया जाता है। एसिटिक एसिड की क्या कर दी जाती है, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ डिहाइड्रोजनेशन को भी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। नतीजे में एसिटाइल ग्रुप बच जाता है जिसके साथ कोएंजाइम ए आके लग जाता है। और कोएंजाइम ए के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड प्लस पेंटोथेनिक एसिड या फिर विटामिन B5 से बना होता है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर्स लाजमी सुन के आए। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल शुरू होने वाला है लिंक रिएक्शन के बाद, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम आपके एसिटाइल ग्रुप में ऐड हो जाता है। कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि हैंस क्रेब ने इसके बारे में बताया। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। वजह क्या है, बिकॉज इट्स फर्स्ट थ्री रिएक्शन कंटेन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर कंपार्टमेंट में। मैट्रिक्स जहां पे होता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं।
होता क्या है कि ये कोएंजाइम ए जो एंटर हो जाता है आपके एसीटाइल ग्रुप में। देखिए ये जो बचा हुआ ग्रुप है ना, ये जो बचा हुआ ग्रुप है, ये चीज इसको हम कहते हैं एसीटाइल ग्रुप। इस एसीटाइल ग्रुप में कौन ऐड हो गया? इस एसीटाइल ग्रुप में ही तो ऐड हुआ है आपका कोएंजाइम ए, जो किससे बना है? कोएंजाइम ए न्यूक्लियोसाइड प्लस पेंटोथेनिक एसिड, जिसको विटामिन B5 भी कहते हैं। ये ऐड होता है आपका एसीटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसीटाइल ग्रुप प्लस वाटर, ऑक्सैलोएसीटेट में नतीजे में बन जाता है सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट से होती है डिहाइड्रेशन, नतीजे में बन जाता है एक्वानाइट्रेट, एक्वानाइट्रेट की होती है हाइड्रेशन, नतीजे में बन जाता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट की फिर होती है NAD की मदद से NAD मेडिएटेड डी कार्ब ऑक्सीडेशन। अंदर जितने भी मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ इसका मतलब वो रिमूव हो रहा है साइकिल के अंदर। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन गया। अल्फा कीटो ग्लूटारेट की दोबारा से होती है NAD मेडिएटेड डी कार्बोक्सिलेशन, नतीजे में बन जाता है सक्सिनाइल। सक्सिनाइल में अच्छा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट की जब NAD मेडिएटेड डी कार्बोक्सिलेशन होती है तो इस दौरान इसमें एसीटाइल कोएंजाइम ए को ऐड भी करवाया जाता है। ठीक है, सक्सिनाइल बन जाता है। सक्सिनाइल में हाइड्रेशन की जाती है, उसकी हाइड्रेशन की जाती है और इसी कोएंजाइम ए को दोबारा से रिमूव कर दिया जाता है, सक्सिनेट बन जाता है। सक्सिनेट की एफएडी मेडिएटेड ऑक्सीडेशन होती है, नॉट डी कार्बोक्सिलेशन, नतीजे में फ्यूमेरेट बन जाता है। फ्यूमेरेट की क्या होती है? हाइड्रेशन, नतीजे में मैलेट बन जाता है और मैलेट दोबारा अपनी NAD मेडिएटेड ऑक्सीडेशन की मदद से ऑक्सैलोएसीटेट बना देता है, शुरू हो जाता है। तो पूरे क्रैब साइकिल में 3 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हो, 1 वाटर रिलीज हो। आप कह सकते हैं 4 मॉलिक्यूल्स वाटर के यूटिलाइज हो रहे हैं, 1 2 3 और एक ये 4, और भाई एक रिमूव भी तो हो रहा है, तो 4 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मजीद बात करते हैं जी। यहाँ तक आपका क्रैब साइकिल भी खत्म हो जाता है। अब हमने NADPH भी बना लिया, FADH भी बना लिया। भाई इन्होंने तो हमें एनर्जी दे रही है, बोहर का वही मॉडल है। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे है तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करके ऊपर जा सकता है, और हाई एनर्जी लेवल से जब लो एनर्जी लेवल में आएगा तो उसी एनर्जी को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 4 कॉम्प्लेक्सेस पे मुश्तमिल होती है, और इसके अलावा जो NADH बना था, हर NADH आपको तकरीबन 3 ATP के बराबर एनर्जी दे सकता है। एक FADH आपको 2 ATP के बराबर एनर्जी दे सकता है। 4 कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहला कॉम्प्लेक्स C1 कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। C2 कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। C3 कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। C4 कॉम्प्लेक्स को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स NADH दे देता है। देखिए NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को NADH देगा इलेक्ट्रॉन, और FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को कौन इलेक्ट्रॉन देगा? FADH। यानी कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन देगा NADH किसको? NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को, जबकि FADH डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को। यानी कि लॉन्ग जर्नी कौन ट्रेवल करेगा? आपका NADH से आने वाले इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट जर्नी FADH से आने वाले इलेक्ट्रॉन। और FADH की वजह से जो ATP बनाई जाएगी वो डायरेक्ट, उसमें सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो C2 कॉम्प्लेक्स होगा। देखे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट किसको देगा? C2 कॉम्प्लेक्स को, FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स को। जबकि NADH जिस कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन देगा वो C1 कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको हम NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फर्ज कर लें FADH ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन C1 कॉम्प्लेक्स में आए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक कैरियर्स होते हैं। नंबर 1 इज द फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसको विटामिन B2 भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जरा जूम कर दूं, विटामिन B2 भी कहते हैं। जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कैरियर होता है फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 FADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स की तरफ। वहां से इलेक्ट्रॉन्स फिर ट्रांसफर कर दी जाते हैं कोएंजाइम Q की तरफ। कोएंजाइम Q याद रखिएगा, इसको यूबिक्विनॉन भी कहते हैं। ये लिपिड इन नेचर होता है, बाकी अक्सर कॉम्प्लेक्सेस प्रोटीन इन नेचर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं आपके C3 कॉम्प्लेक्स की तरफ, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, और फिर फर्दर C4 कॉम्प्लेक्स की तरफ। देखिए साइटोक्रोम्स के बारे में हम पहले भी आपने पढ़ा होगा कि साइटोक्रोम्स 4 तरह के होंगे ना, या साइटोक्रोम B, फिर B से C, फिर साइटोक्रोम C से A, और A में भी 2 है, साइटोक्रोम A और A3। सेम वही है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जिससे लूज होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी रिडक्शन होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उसकी उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, साइटोक्रोम्स की अगर मैं बात करूं तो साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं। इनमें आयरन भी होगा और ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो साइटोक्रोम B पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर C की तरफ, फिर C से A की तरफ, फिर A से A3 की तरफ। साइटोक्रोम B के बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसकी रिडक्शन, B से C की तरफ जाएंगे तो C की रिडक्शन, B की ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होके जाएंगे।
सी से ए की तरफ आएंगे तो ए की रिडक्शन और इसी तरह से सारा होल प्रोसेस आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर, पढ़ा होगा इसको। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी, ऑक्सीजन होता है, जबकि फाइनल प्रोडक्ट क्या बना दी जाती है, वाटर। और साइटोक्रोम्स के रिड्यूस फॉर्म्स का कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है, पहले भी मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका। हम चलते हैं फोटो रेस्पिरेशन की तरफ। देखिए यहाँ तक आपका जो बायोएनर्जेटिक्स है वो कंप्लीट रिवीजन हो गया, लेकिन हम फोटो रेस्पिरेशन की तरफ पढ़ लेते हैं इसको। फोटो रेस्पिरेशन भी बायोएनर्जेटिक्स से एक रिलेटेड प्रोसेस है। जो आपका पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें इसका कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन हमें पढ़ लेना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें हैं, क्योंकि अब नॉलेज बहुत एडवांस हो गया, हमें इसके बारे में होना चाहिए। देखिए फोटो, हमने रेस्पिरेशन को पढ़ा, रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें सी बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए जाते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन की अभी तक हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, एरोबिक और एनारोबिक, लेकिन एक और रेस्पिरेशन भी है जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये फोटो रेस्पिरेशन सिर्फ प्लांट्स में होगी और किसकी मौजूदगी में होगी, लाइट की मौजूदगी में। ऐसी रेस्पिरेशन जो लाइट की मौजूदगी, आमतौर पर रेस्पिरेशन तमाम सेल्स में हो जाती है, लाइट की डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस या होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वो रेस्पिरेशन है जो सिर्फ लाइट की मौजूदगी में होगी और किसमें होगी, फोटोसिंथेटिक सेल्स में होगी। और ये रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस भी है, और किसकी तरह की होती है, रेस्पिरेशन की तरह। रेस्पिरेशन की क्यों तरह की होती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जबकि ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होगी, ठीक है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहला स्टेप आपका देखिए इसमें इन्वॉल्व कौन है, जैसा केल्विन साइकिल में रुबिस्को इन्वॉल्व था, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसी तरह इसमें भी रुबिस्को इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नहीं, बल्कि यहाँ पे राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज बिहेव करेगा राइबोलोज ऑक्सीजनेज की तरफ। क्यों, क्योंकि उसकी क्या हो गई है, एवोल्यूशन, उसकी एक्टिव साइट, रुबिस्को एक एंजाइम है ना, और उसमें एक एक्टिव साइट भी होगी, हर एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, और उस एक्टिव साइट की वक्त के साथ साथ करोड़ों साल गुजरने के बाद एवोल्यूशन होगी, जिसकी वजह से पहले तो केल्विन साइकिल को सिर्फ केल्विन साइकिल में अपना रोल प्ले करता था कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन में, लेकिन अब ये ऑक्सीजन की फिक्सेशन में भी रोल प्ले करता है। देखिए शुरुआत में जब यूनिवर्स बना तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं थे। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं थे तो ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थे तो एनवायरनमेंट ऑक्सीडाइजिंग होने की बजाय क्या था, शुरुआत में रिड्यूसिंग था। आपने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में इसको पढ़ा भी होगा। लेकिन जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आए, फोटोसिंथेसिस हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुई, एनवायरनमेंट आपका ऑक्सीडाइजिंग हो गया, और इसी ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट से इसकी एक्टिव साइट में क्या होगी, एवोल्यूशन आ गई, और ये ऑक्सीजन को भी ऐड करने लगा। यानी कि मैं ये कहूंगा कि केल्विन साइकिल में इट एक्ट एज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है 50 पार्ट्स पर मिलियन से, तो इट एक्ट एज राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज, ठीक है। इसमें होता है कि आमतौर पर केल्विन साइकिल में सिर्फ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है, लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के साथ साथ वन फॉस्फोग्लाइकोलेट का भी मॉलिक्यूल बन जाता है, जो इटसेल्फ टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट को रिमूव किया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको ग्लाइकोलेट में, ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लाइऑक्सिलेट के साथ साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, ग्लाइऑक्सिलेट को सीरीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द रिमूवल, बाय द एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, बाय द एमिशन ऑफ द अमोनिया। तो इसका पहला स्टेप आपके क्लोरोप्लास्ट में होता है। पहला स्टेप कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होने वाला है। इसमें राइबोलोज बिसफॉस्फेट वही मौजूद है जो केल्विन साइकिल में था, रुबिस्को भी मौजूद है जो केल्विन साइकिल में था, लेकिन बिहेव करेगा राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज की बजाय राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेज के तौर पे ऑक्सीजन को फिक्स करेगा, बना देगा वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा, ग्लाइकोलेट बना दिया जाएगा। यहां तक क्लोरोप्लास्ट का रोल खत्म हो गया। ग्लाइकोलेट को एंटर करवा दिया जाता है पेरोक्सीसोम में, ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइऑक्सिलेट, साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होती है। ग्लाइऑक्सिलेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन को फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है पेरोक्सीसोम से टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है सीरीन में, सीरीन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और अमोनिया भी रिलीज होती है। इसी सीरीन को दोबारा पेरोक्सीसोम में, फिर इसी सीरीन को हाइड्रोक्सी पायरुवेट से इसको ग्लिसरेट और ग्लिसरेट से दोबारा किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट में। यहां तक आपका क्या हो गया, खत्म हो गया फोटो रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो हमने देखा गया कि जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल चला रहे थे, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को उसने दोबारा एनवायरनमेंट में रिलीज करना शुरू कर दिया। पहले केल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म कर रहा था एनवायरनमेंट से, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एनवायरनमेंट को में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है। इस वजह से एक हार्मफुल प्रोसेस है। पौधों को तो खुराक चाहिए, लेकिन उनकी खुराक के
हवाले से ये केल्विन साइकिल का बेड़ा गर्क कर देता है, क्योंकि कार्बन फिक्सेशन भी रिड्यूस कर देता है। कितनी रिड्यूस करता है? 25% तक। इसके जवाब में कुदरत ने एक और प्रोसेस बना दिया, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैशटैग साइकिल या फिर C4 पाथवे के नाम से हम उसको जानते हैं। हैशटैग साइकिल भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये है जी, इसके बारे में देखते हैं। हैशटैग साइकिल कहा जाता है C4 पाथवे को। और इसके अलावा ये एक एडेप्टेशन है फोटो रेस्पिरेशन, एक हल है फोटो रेस्पिरेशन का। जिन प्लांट्स में होता है उनमें शुगर केन अच्छी एग्जांपल है। इसका नाम साइंटिफिक नेम सैकैरम ऑफिसिनारम है। इसके अलावा सोगम भी आ जाता है, मीज आ जाती है। ये दो तरह के सेल्स में होता है, मीजोफिल सेल्स जिनमें फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम मौजूद होते हैं, जबकि बंडल शीट सेल में भी होता है। बंडल शीट ऐसे सेल्स हैं जिनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं हायर क्वांटिटी में, किसके लिए? केल्विन साइकिल को चलाने के लिए। यानी कि केल्विन साइकिल अगर आपसे पूछा जाए सबसे अच्छा किसमें चल सकता है, तो बंडल शीट सेल है। क्यों? क्योंकि इसमें केल्विन साइकिल को चलाने के लिए एंजाइम होते हैं। तो होता क्या है कि आपके जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ना, मीजोफिल सेल्स, उनमें एंजाइम होता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो एक्ट करता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट में और ऐड करवा देता है कार्बन डाइऑक्साइड को फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। नतीजे में बन जाता है ऑक्सैलोएसीटेट। ये वही ऑक्सैलोएसीटेट है जो कार्बन क्रेब्स साइकिल में बना था। ऑक्सैलोएसीटेट को मैलेट में, मैलेट को एंटर कर दिया जाता है बंडल शीट सेल में, बंडल शीट सेल में मैलेट को फिर फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुवेट में, पायरुवेट को दोबारा एंटर करवा दिया जाता है मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल दोबारा फॉस्फेनॉल पायरुवेट बना दिया जाता है। आप देखिए कि जब मैलेट से पायरुवेट बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहाँ हो रही है? बंडल शीट सेल में। और बंडल शीट सेल में बहुत ज्यादा एंजाइम है केल्विन साइकिल को चलाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से फिक्स करना शुरू कर दिया जाता है। एक अच्छी रेपुटेशन कुदरत ने बना दी। जहां मसाइल हैं अल्लाह ताला ने, अल्लाह की जात ने उनका हल भी निकाला है। तो इंशाल्लाह यहाँ तक हमारी बायोजेटिक्स की कंप्लीट रिवीजन हो गई है। यहाँ तक तकरीबन हमने अल्लाह के फजलो करम से एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपको आगे लेके चल सकूंगा। अल्लाह ताला की मदद भी साथ रहेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि अगली एक आधी वीडियो मैं इस हवाले से भी अपलोड करूंगा, जिसमें हम इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।